morning my students. I hope you are well. तो हम आप लोगों के लिए फिर से अब इसके पहले क्या हुआ था कि अगर हम एक वीडियो बनाएं जिसमें आप लोगों को शायद वॉल्यूम प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए हम फिर से इस चैप्टर को दोबारा लेकर के आए हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें और आप लोग को हर एक चीज प्रोवाइड होगी। और आप लोग जब वीडियो देख लिए तो कम से कम ये कमेंट कर दीजिए कि सर इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम आपको अब फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता रहे थे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। मतलब ये हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो हमेशा कंटिन्यू में होता रहता है, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है हमें। क्या है, तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं और वही ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता। और आप लोग को तो जानते ही है कि केमिस्ट्री क्या है, ऑब्जर्वेशन है। केमिस्ट्री टोटली क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो जितने भी साइंस में जो भी है वो ऑब्जर्व ही हमको करना होता है। तो उसी को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आप लोग को बता दिया गया था व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। और दोनों जब साइमल्टेनियसली तो होता ही है, तो इसलिए उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप लोगों ने देख लिया था क्या चीज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा था। ऑक्सीडेशन में आप लोगों ने फिर देखा क्या, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा था जबकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। और उसके जस्ट अपोजिट रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा था, तो रिमूव हो रहा था और हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। तो अब हम इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ या आवर डेली लाइफ्स। तो उसमें ऑब्जर्वेशन करने की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम डाइजेशन ऑफ फूड देखेंगे। तो व्हाट इज डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो आप लोग जानते ही हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन में क्या होता है, तो डाइजेशन में आप लोग जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो सिंपलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहे हैं। और इसमें आप जानते हैं कि जो हाई एनर्जिक इलेक्ट्रॉन होता है, हाई एनर्जिक इलेक्ट्रॉन जो होता है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव होता है, वो रिमूव होता है और वही ब्रेक डाउन होकर के हमको क्या पे ईटीएस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो रेस्पिरेशन में वहां पे जाकर के हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रोसेस को तो हम ऑक्सीडेशन बोलते ही हैं। तो इसीलिए कॉमनली डाइजेशन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू मोनोसेकेराइड्स, जो पॉलीसेकेराइड्स होता है वो मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट टू मोनोसेकेराइड्स। अब आप देख लीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन टू अमीनो एसिड, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना, ये सारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये डाइजेशन में होता है। इसीलिए डाइजेशन को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बोला जा सकता है। और इस दौरान हीट रिलीज करता है हमारा बॉडी जो है, वो हीट रिलीज करता है जिससे हमारा जो है वो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, तो है ना। तो हीट रिलीज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसमें बॉडी टेम्परेचर रिलीज होता है और वो टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। अगर ये नहीं हो तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने डाइजेशन को अच्छे तरीके से देख लिया। अब डाइजेशन के बाद क्या आता है, तो डाइजेशन के बाद आप
फिगर में ही देख रहे हैं क्या, रेस्पायरेशन क्या है, तो रेस्पायरेशन को हम देखेंगे, ठीक है। तो अब डाइजेशन आप लोगों ने समझ लिया है क्या है, डाइजेशन जो है कौन सा प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब रेस्पायरेशन में आ जाइए, तो रेस्पायरेशन जो है, रेस्पायरेशन में आप लोग जान रहे हैं कि जो हमारा जो क्या है, हम जो फूड में लिए, तो फूड में क्या लिए, वो तो कार्बोहाइड्रेट लिए, तो C6H12O6 लिए। अब हम ऑक्सीजन गेन किए, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ, जो भी डाइजेशन के दौरान जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ, तो वो ग्लूकोज था, क्या था, ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और वो सेल में होता है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन में होता है। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2 एंड H2O प्लस ATP एनर्जी में टूट गया, ATP एनर्जी में टूट गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आप जानते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीजन था, इसमें हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाया। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है रेस्पायरेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव किया, तो ये ऑक्सीडेशन करवाने का काम किया। तो O2 को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, O2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और ये जो है ग्लूकोज जो है, उससे ये जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का काम किया, किसको, वाटर को। तो इसीलिए ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्या, रेस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये भी है, तो रेस्पायरेशन। अब एक आता है रेंसिडिटी, क्या है, व्हाट इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जो है, रेंसिडिटी वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड का ह्रास होता है। फूड जो होता है वो बैड स्मेल, जिसको अनप्लीजेंट पंगेंट स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसके और फूड को ह्रास कर, फूड को बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, वो खाने लायक नहीं होता है, उसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वही है रेंसिडिटी, क्या है, रेंसिडिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं स्पॉइलिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल कॉल्ड रेंसिडिटी, कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जो, तो आप समझ गए रेंसिडिटी है क्या। तो रेंसिडिटी अब होता क्यों है, तो रेंसिडिटी जो होता है वो फैट एंड ऑयल जो होता है, फैट एंड ऑयल प्रेजेंस इन फूड, प्रेजेंस इन फूड। तो क्या होता है, तो फैट, जैसे आप कोई भी फूड लिए, फूड में आपको ऑयल और फैट का कुछ सब्सटेंस उसमें तो पाया जाता है। तो ये जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो ये जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंस इन फूड, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड विथ वाटर with oxygen and produce unpleasant smell प्रोड्यूस करता है कौन, तो फैट और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किससे, तो किससे हो जाता है, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बहुत ही ये अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है, जिसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अब रेंसिडिटी जो है वो होता क्यों है, वो आप लोग को थोड़ा सा बता दें। तो रेंसिडिटी जो होता है वो एक, तो ये रेंसिडिटी जो है वो
सबसे अधिक कब होता है? तो रेंसिडिटी अगर हाई टेम्परेचर पे हो, हाई टेम्परेचर पे अगर फूड को रखा जाए तो क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर पे अगर फूड को रखा जाए तो इसका रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, रेंसिडिटी का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है हाई टेम्परेचर पे रखने से। अगर मॉइस्चर अधिक है या ह्यूमिडिटी कर लीजिए, ह्यूमिडिटी अधिक है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी इन एयर पे डिपेंड करता है, ये भी इसको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। या फिर लाइट को इंक्रीज कर देता है, लाइट में भी ये इंक्रीज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं साफ साफ कि रेंसिडिटी जो है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो भोजन जल्दी खराब होगा, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे तो वो देर से खराब होगा। मतलब कि वो ज्यादा टेम्परेचर पे जल्दी भोजन जो है वो खराब हो जाता है। ह्यूमिडिटी इन एयर, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में अधिक ह्यूमिडिटी है तो भी वो जल्दी खराब हो जाएगा। अगर फूड को हम ज्यादा लाइट में रख देंगे वो भी खराब हो जाएगा, तो इसीलिए फूड को ढक करके रखा जाता है। ठीक है, रखना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट बहुत जल्दी कर देता है और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, और वो बैड स्मेल देता है। अब इसके प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी देख लीजिए थोड़ा सा, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी का यूज किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी में क्या करते हैं? फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, तो फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है ताकि वो क्या हो, उस टेम्परेचर कम हो और वो जल्दी खराब ना हो। फूड इज केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, तो फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं जिसमें एयर प्रवेश ना कर सके, इंटर ना कर सके। जैसे हॉटपॉट बर्तन में हम लोग रोटी को डाल देते हैं और वो जो है एयर टाइट कंटेनर का काम करता है, वो एयर नहीं जाता और वो जल्दी खराब नहीं हो पाता है। और अगर हम उसको गर्म स्टेट में ही अगर अंदर डाल दें तो वो क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा और वो जो एयर है वो वहीं पर रहेगा और भोजन जल्दी खराब हो सकता है। इसीलिए उसको पहले ठंडा होने दें, उसके बाद ही रखा जाता है। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट है क्या? तो एंटीऑक्सीडेंट वह सब्सटेंस है जो कि क्या करता है? केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन जो होता है वो उस ऑक्सीडेशन रेट को घटाने का काम करता है। क्या करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट इज द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ये ऑक्सीडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक BHA और एक BHT। तो BHA का मतलब हुआ ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, और एक होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो यहां पे आप देख चुके हैं कि ये प्रिवेंशन हो गया, या फिर कुछ क्या करते हैं? कुछ को पैक कर देते हैं नाइट्रोजन गैस को भर करके, है ना। Some food material is packed with nitrogen gas because it reduces the ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। जैसे आप चिप्स और कुरकुरे को खाते होंगे, चिप्स एंड
कुरकुरे, तो चिप्स और कुरकुरे का जो रैपर होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज कि वो काफी दिनों तक खराब नहीं हो पाता है। तो ये जो है वो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी हो गया, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी हो गया। अब आप आ जाइए कोरोजन, इसमें आ जाइएगा कोरोजन, देख लीजिए। तो कोरोजन, तो व्हाट इज कोरोजन? तो कोरोजन डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, कार्बोनेट, सल्फाइड, एसिड, इटीसी कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन है क्या? डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, मतलब कि मेटल का हरासमेंट, मतलब मेटल का ह्रास जो हो रहा है, मेटल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि मेटल पे एक लेयर डिपॉजिट होने लगता है। तो जैसे आप आयरन को ले लीजिए, तो आयरन पे देखते हैं आयरन को कुछ दिन तक ओपन एरिया में छोड़ दिया जाता है, तो आयरन का जो कलर हो जाता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन टाइप का होने लगता है और वो रस्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना भी बोलते हैं। और वो जंग जो है वो धीरे धीरे उस मेटल को ही समाप्त कर देता है पूरी तरीके से। तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। और ये केवल आयरन में नहीं होता है, आपको ये कॉपर में भी देखने को मिलता है, ये सिल्वर में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। तो उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया, देख लीजिए। तो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, तो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल तो ठीक है, लेकिन ये होता क्यों है? तो होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, एयर से एक्शन के कारण, मॉइस्चर, कार्बोनेट्स, सल्फाइड, एसिड, ईटीसी कॉल्ड। तो ईटीसी के एक्शन के कारण, क्योंकि ये सभी जो है वो मेटल को ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए फैक्टर, यही फैक्टर है मेटल को ऑक्सीडाइज्ड होने के। तो अब यहाँ पे कोरोजन में होता क्या है? तो इन कोरोजन ए लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, तो या तो ऑक्साइड का लेयर होगा, या कार्बोनेट्स का लेयर होगा, या सल्फाइड का लेयर होगा, डिपोजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल्स, मेटल के सरफेस के ऊपर या तो एक ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, कार्बोनेट का लेयर जम जाता है, या सल्फाइड का लेयर जम जाता है। डिपोजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल, तो मेटल के ऊपर एक उस लेयर जम जाता है कॉल्ड रस्ट। अगर उसको उस लेयर को हटाया नहीं जाए तो वो धीरे धीरे पूरा जो क्या है आयरन है या मेटल है उसको समाप्त कर देगा, तो ह्रास हो जाएगा मेटल का। एंड दिस फेनोमेना, इस फेनोमेना को हम कोरोजन या रस्टिंग भी बोलते हैं। तो रस्टिंग अब 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन, तो आयरन पे फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, तो फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑन रस्ट देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है, रस्ट ऑफ आयरन का जो डिफाइन क्या है फॉर्मूला है वो Fe2O3 इंटू XH2O है। क्या है? Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड है। क्या है? अब ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फिर है ब्लू ग्रीन पेटाइना, तो ब्लू ग्रीन पेटिना जो है डेवलप्स ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ब्लू या ग्रीन पेटिना डेवलप हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो जिसे हम रस्ट ऑफ कॉपर भी बोल सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, या टर्निस ऑफ सिल्वर, तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड। तो ये सभी जो है वो मेटल के कोरोजन के जिम्मेवार है। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए, क्या देखिएगा, तो आयरन में तो रस्टिंग ऑफ आयरन देख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन को देख लें, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको एनसीईआरटी में ये एक लाइन में कंप्लीट कर दिया। क्या है? ये एनसीईआरटी में आपको एक लाइन में कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया? तो आयरन जो है वो वाटर से रिएक्ट किया, कार्बन डाई ऑक्साइड से रिएक्ट किया और ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। किससे किससे? तो आयरन जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बना दिया? तो वो जो है Fe2O3 इंटू XH2O बना दिया है। Fe2O3 इंटू XH2O बना दिया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड या रस्ट बोलते हैं।
तो आपका एनसीईआरटी जो है वो एक लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया है। लेकिन कुछ कुछ साइंटिस्ट के अनुसार, जैसे आप कैलवर्ट को ले लीजिए, तो उनके अनुसार क्या है, तो उनके अनुसार ये जो है वो बहुत सारे चरणों में होकर के गुजरता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू कम कैलवर्ट एंड कम ब्राउन, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि आयरन जो है वो सबसे पहले किससे रिएक्ट करता है, तो आयरन जो सबसे पहले कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करता है, और कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, कॉपर आयरन कार्बोनेट बनाता है, और आयरन कार्बोनेट जो है वो फिर से वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। वही हाइड्रोक्साइड जो है वो आयरन हाइड्रोक्साइड फिर मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद मॉइस्चर के साथ वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं। ये बिटवीन दी ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक लाइन में उसको फिनिश कर दिया है। वो एनसीईआरटी तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे क्योंकि वो वीवीआई है, लेकिन ये भी आपको याद रखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू कैलवर्ट एंड कम ब्राउन, जैसे मान लीजिए कि एक ये आयरन ऑब्जेक्ट है, क्या है ये आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या किया, तो सबसे पहले होता क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होता है, ये दोनों मिलकर के कार्बनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है। तो आयरन ऑब्जेक्ट और H2CO3 ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, आयरन कार्बोनेट बना दिया, FeCO3 बना दिया, FeCO3 प्लस H2O। तो FeCO3 बना दिया, आयरन कार्बोनेट बना दिया। अब ये आयरन कार्बोनेट जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद क्या बनाया, ये FeOH का होल थ्राइल बनाएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बनाएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये आयरन हाइड्रोक्साइड जो है वो फिर से वो वाटर प्लस ऑक्सीजन या मॉइस्चर ले लीजिए, वाटर प्लस मॉइस्चर से मिलने के बाद वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, Fe2O3 इंटू XH2O बनाता है, Fe2 जिसे हम रस्ट बोलते हैं, और ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ये जो है वो बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ने आपको डायरेक्ट बोला आयरन जो है वो क्या करता है, वाटर CO2 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद Fe2O3 इंटू H2O बना दिया। तो ये प्रोसेस इतना होता है, तब जाकर के क्या बनता है, Fe2O3 इंटू XH2O बनता है। ठीक है, तो अब आप आयरन को समझ लीजिए। अब यहाँ पे कॉपर को समझ लीजिए, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर के साथ क्या होता है, तो कॉपर जो है आपको एनसीईआरटी में भी एक लाइन में समझाने का प्रयास किया है क्या, तो कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, पहले कॉपर ऑक्साइड बनाया है, क्या बनाया, ये कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया है, और ये कॉपर ऑक्साइड जो है फिर वो वाटर से मिला, किससे मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड जो है वो CO2 प्लस H2O से मिलने के बाद क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ कॉपर बोला जाता है, रस्ट ऑफ कॉपर बोला जाता है, जिसका कलर क्या होता है, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर जो है वो किससे रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, तो आपको केवल ये दिया है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन, कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करने के बाद CO3 बनाया, CO3 बनाया, प्लस क्या बनाया, CuOH का होल ट्वाइस बना दिया। यही क्या है,
रस्ट ऑफ कॉपर है, रस्ट ऑफ कॉपर है। ये एनसीईआरटी आपको ये वाला तो एकदम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बनाया, और कॉपर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों मिलकर के कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया। अब एक बात और है, ये कभी कभी क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। सल्फर, आपको बता दें कि एसिड भी इसमें बहुत ही जिम्मेवार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले H2O जो है, सबसे पहले सल्फर क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, और यही सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फिर से कॉपर से रिएक्ट करने के बाद वो ब्लू कलर का एक कॉपर सल्फाइड का क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट का लेयर बनाता है, कॉपर सल्फेट का लेयर बनाता है। तो हम कह सकते हैं CuO प्लस SO3 प्लस H2O क्या बना दिया, ये कॉपर सल्फेट बना देगा। CuSO4 प्लस H2O बना देता है। CuSO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बनाएगा, H2O। तो ये आपका ये भी क्या हो गया, रस्ट ऑफ कॉपर हो गया, रस्ट ऑफ कॉपर हो गया। ये इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही बोले थे ब्लू और ग्रीन पेटाइना एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है कॉपर के ऊपर। तो ये जो है या तो ब्लू कलर का बनाएगा या ग्रीन कलर का बनाएगा। मतलब ये साफ है कि अगर कार्बोनेट से रिएक्ट किया CO2 प्लस H2O तो कार्बोनेट बनाता है। तो अगर कार्बोनेट से रिएक्ट किया, कार्बनिक एसिड से रिएक्ट किया तो ये क्या बना देगा, रस्ट ऑफ कॉपर ग्रीन कलर का। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो ये ब्लू कलर का बना देगा। ठीक है, तो आप ये, और इसका तो एकदम एक नंबर का एग्जांपल है। आप फ्रांस में जो क्या है, ये कौन सा स्टैचू है, तो फ्रांस में जो स्टैचू है लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो क्या है, उसका जो कलर है वो पहले क्या था, ब्राउन कलर का था, लेकिन अब वो ग्रीन कलर का होता जा रहा है। वो किस लिए, तो यही कॉपर के हरास के लिए, जो कॉपर का कोरोजन हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेवार है। फिर आप नेक्स्ट में आ जाइए सल्फाइड, क्या आ जाइएगा, सिल्वर के साथ, रस्ट ऑफ सिल्वर आ जाइए। तो सिल्वर जो है वो Ag प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो सिल्वर ऑक्साइड बना दिया, और ये सिल्वर ऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, तो ये कार्बोनेट CO2 जो है, एक मिनट, तो अब सिल्वर का आ जाइए। तो अब सिल्वर जो है सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद सिल्वर सल्फाइड बना देता है। सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है। तो ये जो है वो रस्ट ऑफ सिल्वर हो गया। तो कोरोजन आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब कोरोजन को प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए हम बस एक बहुत कुछ ज्यादा नहीं करते, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। और गैल्वेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जिंक लेयर इज डिपोजिटेड ओवर, जिंक लेयर इज डिपोजिटेड ओवर मेटल, मतलब मेटल के ऊपर जिंक का लेयर डिपोजिट कर देते हैं। टिनिंग करते हैं, टिन का लेयर डिपोजिट करते हैं, पेंट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, तो ये कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो आपका आता है कंबशन, क्या आता है, कंबशन। तो हम बात करते हैं कंबशन की, इसकी, तो कंबशन की तो हम ये भी बता चुके हैं कंबशन है क्या। तो कंबशन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसी का एक हिस्सा है। कंबशन वह फेनोमेना है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जलने के बाद
ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट। तो उस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंबशन फेनोमेना इन विच एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आफ्टर बर्न। तो जो जलने के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है उसको हम उस प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं। और वैसे ऑब्जेक्ट सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो जल करके क्या देते हैं? हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कॉल्ड कंबसिबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कंबसिबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो जल करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे उसको हम कंबसिबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है उसको नॉन कंबसिबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो जल जाए उसको कंबसिबल और जो नहीं जले उसको नॉन कंबसिबल। आप देख सकते हैं कंबशन, तो कंबशन में नॉन कंबसिबल और नॉन कंबसिबल दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो कंबसिबल क्या है? तो कंबसिबल कौन से ऑब्जेक्ट हैं? तो वे सारे ऑब्जेक्ट जिसमें कार्बन पाए जाते हैं कंबसिबल कहलाएंगे। जिसमें कार्बन पाए जाएंगे वो कंबसिबल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो कंबसिबल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंबसिबल ऑब्जेक्ट है। कोल एंड पेट्रोलियम, वुड लकड़ी को ले लीजिए आप, कंबसिबल ऑब्जेक्ट है। नॉन कॉम्बसिबल में आप वैक्स को ले लीजिए, कंबसिबल है। तो नॉन कॉम्बसिबल में क्या क्या आ जाएंगे? तो नॉन कॉम्बसिबल में जो जलता ही नहीं है, जैसे ब्रिक्स को ले लीजिए, रॉक को ले लीजिए, ये सब नहीं जलते हैं। आयरन को ले लीजिए, ये सब नहीं जलते हैं। तो ये अगर ये सब नहीं जलते हैं तो ये नॉन कम्बसिबल ऑब्जेक्ट हो गए। अब कम्बसिबल ऑब्जेक्ट में भी एक क्या होता है, तो कुछ जो होता है वो काफी तेजी में जलता है और कुछ जो होता है वो धीरे गति से जलता है। तो उसको भी ऐसे कुछ क्लास में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो जैसे क्या, एक्सप्लोसिव कम्बसिबल, जो जलने के बाद विस्फोटक साउंड प्रोड्यूस करे, कम्बसिबल उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम एक्सप्लोसिव कम्बसन बोलेंगे। फिर स्पॉन्टेनियस कम्बसन, जो बहुत तेजी में जल जाए उसको स्पॉन्टेनियस कम्बसिबल बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो वो हम लोग को भी मायने नहीं रखता है, केवल हमको ये जानना है। तो कम्बसिव कम्बसन जान गए। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बसन, तो अब कम्बसन को होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन नेसेसरी होती है, उसके बिना वो जल नहीं पाएगा। तो क्या है, तो सबसे फर्स्ट क्या, प्रेजेंस ऑफ कम्बसिबल सबस्टांस। तो मतलब कि उस कम्बसिबल सबस्टांस का होना बहुत जरूरी है। जब तक कम्बसिबल नहीं होगा वो जलेगा ही नहीं, तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है। फर्स्ट तो आप लोग समझ ही गए। सप्लाइड दी सबस्टांस दैट सपोर्ट दी कम्बसन, तो वैसे सबस्टांस जरूरी है जो कम्बसन को सपोर्ट करते हैं। कम्बसन को हम जानते हैं कि एयर के प्रेजेंस में जलता नहीं है कुछ, लेकिन कुछ कुछ जो ऐसे सबस्टांस है जो एयर के अब्सेंस में भी जल जाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे एग्जांपल में कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। सल्फर को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हीट लाइट प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीज नाइट्राइड बनता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड और हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस किया, मतलब कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जलता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसके ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी जलता है। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन के प्रेजेंस में जलने के बाद मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया। फिर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाया। तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के प्रेजेंस में भी जल जाता है। यहाँ पे आप वैक्स को ले लीजिए, ये मोम है, क्या है, इसको ऐसा बोलते हैं पेंटाकोसन। क्या बोलते हैं, पेंटाकोसन बोलते हैं। तो पेंटाकोसन जो होता है वो वैक्स होता है, मोम होता है। तो पेंटाकोसन जो है वो क्लोरीन के प्रेजेंस में भी जलता है और क्लोरीन के प्रेजेंस में जलने के बाद कार्बन और HCl देता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कम्बसिबल जो सपोर्टर ऑफ कम्बसन क्या है, तो सपोर्टर ऑफ कम्बसन जैसे O2 क्लोरीन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन है। फिर इग्निशन टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, तो
तो इग्निशन टेम्परेचर, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, उसको जलाने का प्रयास कीजिए तो कुछ देर की तक वो जलता नहीं है। जैसे प्लास्टिक को लीजिए जल्दी जल जाएगा, ये फिर पेट्रोलियम को लीजिए और जल्दी जलेगा, लकड़ी को लीजिए जल्दी नहीं जलेगा। तो मतलब ये है कि उसको एक न्यूनतम टेम्परेचर जो होता है जिसपे वो जलना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। और वो सभी का अलग अलग होता है। अगर जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो है वो बहुत जल्दी जल जाएगा, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफी हाई है वो उसको काफी देर तक गर्म करना पड़ता है, उसके बाद जलता है। तो इग्निशन टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ज्यादा तो कुछ जानना नहीं है। इग्निशन टेम्परेचर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, इग्निशन टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है किसी भी वस्तु को जलने के लिए। तो लिखेंगे मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर स्क्वायर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर बर्न। तो जलने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर उसमें स्क्वायर्ड होता है वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब आप लोग को ये जो है वो कंबशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा आप लोग को फ्लेम के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? फ्लेम के बारे में।